ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स मेलाइटिस के विषय में कि ट्रांसवर्स मेलाइटिस क्या होती है, ट्रांसवर्स मेलाइटिस में क्या सिम्टम्स आते हैं, इसमें किस तरह का हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, कौन कौन सा टेस्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है और इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होता है। बिकॉज दोस्तों ट्रांसवर्स मेलाइटिस बहुत ही रेयर डिजीज है। दोस्तों यदि मैं ट्रांसवर्स मेलाइटिस की बात करूं तो जो हमारा स्पाइनल कार्ड है, जो ब्रेन से आ रहा है, जो मोटी केबल है, इसमें यदि हॉरिजेंटल मतलब कि हमारा जो ट्रांसफर सेक्शन होता है हॉरिजेंटल, ये एक सेगमेंट को अफेक्ट करता है, इसमें सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से उसके नीचे का स्पाइनल कार्ड काम करना बंद कर देता है। इसमें सेंसरी डेफिसिट हो जाती है, मोटर डेफिसिट हो जाती है और भी कई तरह का सिम्टम्स आता है। लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूं कि ट्रांसवर्स मेलाइटिस दो तरीके का होता है, एक तो पार्शियल होता है, उसके सिम्टम अलग होते हैं। दूसरा हमारा कंप्लीट ट्रांसवर्स मेलाइटिस होती है, उसमें हमारा टोटल नीचे का पावर चला जाता है। अब बात आता है दोस्तों कि किसको हो सकता है। तो ट्रांसवर्स मेलाइटिस किसी भी एज में और किसी को भी हो सकता है। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं कि हमारा जो स्पाइन है ना, ये सर्वाइकल हो गया, थोरेसिक हो गया, लंबर हो गया, इसमें दोस्तों या सेक्रम हो गया, तो इसमें जिस भी एरिया में, जैसे कि मान लीजिए सर्वाइकल के एरिया में, अपर सर्वाइकल के एरिया में इन्वॉल्व हो जाता है तो हमारा हाथ, पैर और हमारा ब्रीदिंग मसल ये सब इन्वॉल्व हो जाता है। इवन देन यदि सर्वाइकल के नीचे थोरेसिक के एरिया में है तो फिर हमारा थोरेसिक के नीचे का पूरा एरिया इन्वॉल्व हो जाता है। इसमें ब्लैडर एंड बॉवेल का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है दोस्तों, यूरिन इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो ट्रांसवर्स मेलाइटिस का इन्फ्लेमेशन है ये किस एरिया में है और वहां से कितना है, पार्शियल है या कंप्लीट है। यदि मैं बात करूं ट्रांसवर्स मेलाइटिस में जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज की बात है दोस्तों, तो ज्यादातर कंडीशन में रैपिड मतलब बहुत ही फास्ट पैरालिसिस होता है। लेकिन इसमें कुछ केसेस में देखा गया है कि 4 घंटे से लेकर के 21 दिन का टाइम लग जाता है। यानी कि केसेस में बहुत फास्ट दिखता है, 24 घंटे में बहुत अच्छा इसका सिम्टम्स पैरालिसिस का और ये सब सिम्टम आ जाता है। कुछ केसेस में ये वीक भी ले लेता है और इवन देन 2-3 हफ्ते का टाइम ले लेता है। दोस्तों यदि ट्रांसवर्स मेलाइटिस के कारण की बात करें तो ट्रांसवर्स मेलाइटिस का मेन कारण इन्फ्लेमेशन जो हमारे स्पाइनल कार्ड में है वो मेन है। जैसे कि आपने पहले भी मैंने बताया कि स्पाइनल कार्ड में एक सेगमेंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसके वजह से उसके नीचे के एरिया इन्वॉल्व हो जाते हैं और स्पाइनल कार्ड में प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों यदि मैं इन्फ्लेमेशन की कारण की बात करूं तो सबसे मेन कारण इन्फेक्शन है। फिर भी यदि केसेस की बात करें कि किस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों इसको हम लोग 4 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो आइडियोपैथिक, जिसका कारण आज तक पता नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि एक्सेसिव हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी वजह से हो जाता है, बट इसके बहुत ज़्यादा एविडेंसेस अवेलेबल नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा केस आइडियोपैथिक में ही है, जिसका कोई कारण नहीं मिलता है। दूसरी की बात करें दोस्तों तो वो है इन्फेक्शन। वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, पैरोजेनिक इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के केसेस में भी दोस्तों ज़्यादातर केसेस देखने को मिलता है और कई केसेस में तो दोस्तों ऐसे भी दिखते हैं जिसमें कि 3 से 8 हफ्ते पहले जीआई की प्रॉब्लम मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही हो, रिस्पायरेटरी के इन्फेक्शन की हिस्ट्री रही हो या फीवर की हिस्ट्री रही हो, उसके बाद इस तरह के केसेस ट्रांसवर्स मेलाइटिस के देखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि मैं बात करूं तो ऑटो इम्यून डिजीज में भी दोस्तों इस तरह के केसेस ट्रांसवर्स मेलाइटिस के देखे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो उसके भी कुछ केसेस हैं, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह के केसेस में ट्रांसवर्स मेलाइटिस के केसेस देखे जाते हैं। दोस्तों यदि ट्रांसवर्स मेलाइटिस के सिम्टम की मैं बात करूं तो ट्रांसवर्स मेलाइटिस का जो सिम्टम होता है उसमें हम लोग 3 तरह से फोकस कर सकते हैं। एक तो मोटर जो हमारा एक्शन होता है, दूसरा सेंसरी कि हमें जो सेंसेशन का फीलिंग आता है, और तीसरा ऑटोनोमिक यानी कि जो हमारा जैसे कि हमारा बीपी का बढ़ना हो गया, इसके अलावा हमारा यूरिन का कंट्रोल हो गया, ब्लैडर का कंट्रोल हो गया, ये हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। हमारा यूरिन का जो है ना रिटेंशन होने लगता है, यूरिन होता नहीं है या फिर लीकेज होने लगता है यूरिन, जिसकी वजह से हमारी मसल कमजोर होने की वजह से। इसके अलावा दोस्तों हमारे पैरों में, यदि मैं मोटर सिस्टम की बात करूं तो पैरों में वीकनेस आने लगती है। जैसे कि मैं पहले भी बताया कि ये कहीं
कहीं भी हो सकता है, स्पाइन के किसी भी सेगमेंट में हो सकता है। और दोस्तों जब स्पाइन के सेगमेंट में होता है तो यदि वो नीचे की तरफ जाएगा तो दोनों पैर इन्वॉल्व करेगा, एक सेगमेंट जो भी एरिया इन्वॉल्व हो। ज्यादातर ये केसेस थोरेसिक स्पाइन में देखने को मिलता है। और जो मैं सेंसरी की बात कर रहा था दोस्तों कि जब वहां इन्फ्लेमेशन आता है तो सेंसरी और मोटर और ऑटोनोमिक तीन हो जाती है। तो जो हमारा सेंसरी है उसके वजह से पैरों में झंझनाहट हो सकता है, पैरास्थेसिया हो सकती है, सुन्नपन हो सकता है, पूरी तरीके से सेंसेशन जा सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों ट्रांसवर्स मेलाइटिस में एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो जैसे पेशेंट जब हॉस्पिटल जाता है और जो हमारे डॉक्टर देख रहे होते हैं वो पहले एग्जामिन करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, और उनको लगता है कि ये प्रॉब्लम स्पाइनल कार्ड से रिलेटेड है। देन वो MRI कराते हैं ब्रेन का, ये देखने के लिए कि ब्रेन की कोई इश्यूज तो नहीं है। सेकेंड वो स्पाइन की MRI होती है जिससे कि ये पता चलता है कि ये कंप्रेसिव प्रॉब्लम है या नॉन कंप्रेसिव प्रॉब्लम है, ये पता चल जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्पाइनल टैप होता है, स्पाइन से जो है ना, जो स्पाइन में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है वो निकालते हैं निडल के थ्रू और उसको एग्जामिन किया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि उसमें व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है या IgG इंडेक्स में आपको एक इन्फेक्शियस सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ ब्लड टेस्ट भी होता है जिसके थ्रू इन्फेक्शन का पता चलता है इन्फेक्शियस स्टडीज के लिए, या फिर इसके अलावा दोस्तों हमारा कुछ ऑटो इम्यून से रिलेटेड टेस्ट होते हैं जो हमारी मेडिकल टीम करती है और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट मैनेज करती है। तो दोस्तों यदि मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूं। बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट फेज होता है, वो हमारे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स देखते हैं, जो कि उस समय जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जो इन्फेक्शन हुई है, उसको खत्म करने के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों जो पहला 1 से 3 दिन का टाइम होता है वो इनिशियल फेज होता है, उसके बाद ये प्लेट्यू कंडीशन में आती है, मतलब स्टैटिक पोजीशन में आ जाती है, और उसके बाद दोस्तों 7 दिन का फेज ये रहता है, लगभग 1 हफ्ते का। उसके बाद दोस्तों रिकवरी का फेज शुरू हो जाता है, और जब सब वाइटल्स नॉर्मल हो जाते हैं, इन्फेक्शन कम हो जाता है और इन्फ्लेमेशन कम होने लगता है, फिर डॉक्टर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करती है हमारी मेडिकल टीम, और तब दोस्तों हमारे फिजियोथेरेपी का काम स्टार्ट होता है। तो यदि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसमें प्लाज्मा एक्सचेंज थेरेपी हो गई, प्लाज्मा फोरेसिस या फिर IVIG ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो यूरिन का मैनेजमेंट हो गया, ब्लैडर का कंट्रोल हो गया, इसके अलावा इन्फ्लेमेशन कम करने की मेडिसिन हो गई। जो सिम्टम्स आ रहे हैं, किसी को टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है या और जो भी सिम्टम्स आ रहा है, तो सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट होता है जो हमारी मेडिकल टीम हॉस्पिटल में देती है। अब बात आती है दोस्तों फिजियोथेरेपी का। तो फिजियोथेरेपी का दोस्तों रिकवरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज एक बार हॉस्पिटल में पेशेंट स्टेबलाइज हो गया, इन्फेक्शन कम हो गया, उसके बाद से फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इवन देन हॉस्पिटल में भी यदि पेशेंट ज्यादा दिन तक एडमिट है, ऐसे कंडीशन में उसका पोजीशनिंग हॉस्पिटल से ही शुरू हो जाती है, बिकॉज ट्रांसवर्स मेलाइटिस के केसेस में स्पास्टिसिटी आने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो स्पास्टिसिटी के लिए अच्छा पोस्चर मेंटेन करना हॉस्पिटल से ही शुरू हो जाता है, बेड सोर ना हो इसलिए पोजीशनिंग शुरू हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद से जब फिजियोथेरेपी के लिए पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है तो रिकवरी के लिए हमारा ज्वाइंट का मोबिलाइजेशन कंट्रोल करना, अपनी मसल के लेंथ को मेंटेन करके रखना, रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, और ग्रेजुअली हमारा जो एक्टिविटी रिहैबिलिटेशन है कि सिटिंग बेटर हो जाए, टंग कंट्रोल बेटर हो जाए, पैल्विक कंट्रोल बेटर हो जाए, धीरे धीरे पेशेंट की सिटिंग की प्रैक्टिस करना, लेइंग टू सिटिंग, सिटिंग टू स्टैंडिंग, स्टैंडिंग टू वॉकिंग। तो दोस्तों ये पूरी रिकवरी में फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आगे अगले वीडियो में हम लोग फिजियोथेरेपी से रिलेटेड बात करेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।